हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M2L। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हैं क्लास 8 के साइंस के क्वेश्चंस। तो चैप्टर 11 ऑनवर्ड्स आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन करके लेते हैं, फिर अगले चैप्टर्स में चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन। तो वो कह रहा है कि जो आसपास की जो हवा है वो हमारे ऊपर जो प्रेशर डालती है उस प्रेशर को क्या कहते हैं। तो बेटा इसका आंसर आपका है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो वो कह रहा है कि प्रति इकाई एरिया पर जो फोर्स डलता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया है इसने, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्स और प्रेशर। तो इसका आंसर है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका, दैट इज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स। वो कह रहा है कि किस तरह क्या चीज़ होती है जिसको अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करो तो उससे बल लगता है या फोर्स लगता है। तो आपके ऑप्शन उसने क्या दिए हैं, पुश और पुल, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रेशर और मैग्नीट्यूड। तो बेटा इसका आंसर आपका है पुश और पुल, कि आप किसी को धक्का दोगे या खींचोगे तो ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों ये आप सबको पता है कि जो पृथ्वी होती है वो हमें अपनी तरफ एक बल द्वारा खींचती है, जो ना दिखने वाला एक बल होता है। जिस बल से वो हमें अपनी तरफ खींचती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। मस्कुलर फोर्स को और क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक। तो बच्चों इसका आंसर आपका सही है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि मस्कुलर फोर्स आप तभी लगा पाएंगे जब आप किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आएंगे। आप अपनी ताकत तभी तो लगाएंगे, किसी चीज़ के ऊपर ही तो लगाएंगे, उस चीज़ को आपको छूना पड़ेगा, तो कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी। कहने का मतलब एक चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी पर जब कोई फोर्स लगाया जाता है तो कौन सा फोर्स होता है। तो क्योंकि इसमें चार्ज आ जाता है आपका, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका लागू हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ लगाती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आए बिना चार्जेस में कुछ चेंज होगा ही नहीं। और कॉन्टैक्ट फोर्स भी नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि चार्ज होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी और ऑल ऑफ दीज। फोर्स लगाने से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। किसी चीज़ का मोशन चेंज हो जाता है, कोई चलती गाड़ी को हम रोक सकते हैं, बॉल को फेंक सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, रोकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, हम मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं, है ना। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल इज कॉल्ड। ऑब्वियसली जो हमारी मसल से, जो हम मांसपेशियों से अपना बल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मस्कुलर, ग्रेविटेशनल और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आपको मसल से ही पता लग रहा है कि इसका सही आंसर क्या है, बी, मस्कुलर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.98 न्यूटन और 0.098 न्यूटन। तो बच्चों 1 किलोग्राम वेट जो होता है इज इक्वल टू बी, ऑप्शन बी इज 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 इज, अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मास, वेट, प्रेशर और स्पीड। एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, वो क्या नापने के लिए यूज किया जाता है, मास, वेट, प्रेशर या स्पीड। इसका आंसर है आपका, जो स्प्रिंग बैलेंस है वो वेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 12। ये आवाज आती है वीडियो में। चैप्टर नंबर 12 का आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा वही है कि जिस तरह से फोर्स लगाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है, उसी तरह से फ्रिक्शन पैदा करने के लिए भी आपको कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में नहीं आओगे उसकी स्पीड को नहीं रोक पाओगे। तो इसका आंसर आपका क्या बनता है, दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन। इन चारों में से किसमें सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, कंपोजिट फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि पहिए होते हैं, पहिए सबसे कम फ्रिक्शन लगाते हैं। स्लाइडिंग में भी आपको फ्रिक्शन ज़्यादा मिलता है, कंपोजिट में भी ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन, हेल्प्स द मोशन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। फ्रिक्शन का मतलब ही यही होता है कि किसी चलती हुई चीज़ की स्पीड को रोका जाए। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, अपोजेज द मोशन।
क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। फ्रिक्शन किस चीज़ के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है? फ्रिक्शन को, घर्षण को किस चीज़ के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ऑयल, ग्रीस, पाउडर और ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ये तीनों ही चिकनी चीज़ें हैं तो हम तीनों का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, बोथ है ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। वो कह रहा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है यानी कि कोई चीज़ रखी है और आप उस पर फ्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो किससे कम होता है? उससे ज़्यादा कौन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, उसमें से कोई भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगाता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वेन एवर द सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव और मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर द फोर्स और फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले। वो कह रहा है कि जब भी दो सर्फेसिस कॉन्टैक्ट में आते हैं या एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के सामने मूव करने की कोशिश करते हैं तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कब आता है सामने? ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, जब ऑब्जेक्ट सॉलिड हों। ओनली इफ द टू ऑब्जेक्ट्स लिक्विड, जब दोनों में से एक लिक्विड हो। ओनली वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज गैसियस, जब दोनों में से एक गैसियस हो। या इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वो ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसका आंसर यही आएगा। कोई भी सर्फेसिस हो अगर फ्रिक्शन बनता है तो फ्रिक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है टू शार्पन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ, किसी चाकू की धार तेज करने के लिए बाय रबिंग इट अगेंस्ट द सरफेस, अगर उसको किसी सरफेस पर रगड़ा जाए तो कौन सा जो फॉलोइंग है वो मोस्ट सूटेबल होगा? आप किसी चाकू की धार तेज करने के लिए प्लास्टिक पर नहीं रगड़ सकते हैं, प्लास्टिक कट जाएगी। वुडन पर भी नहीं रगड़ सकते हैं, वुडन भी कट जाएगा, ग्लास भी टूट जाएगा। तो सिर्फ स्टोन है जिसे आप चाकू की धार तेज करने के लिए चाकू उस पर रगड़ सकते हैं और स्टोन को कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज लाइक अ डॉग, बर्ड, कार और ऑल ऑफ दीज। ये तो आपने आसमान में कई बार एरोप्लेन देखा होगा। एरोप्लेन की शेप किसके जैसी लगती है बच्चों? बर्ड जैसी। तो इसका ऑप्शन क्या है? आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, बर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फ्रिक्शन इज फो, फ्रेंड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। फ्रिक्शन क्या है? दोस्त है आपका, दुश्मन है या दोनों है? तो बच्चों वो दोनों है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है लेकिन कभी कभी फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रिक्शन की ज़रूरत अगर आपको मान लीजिए गाड़ी चलानी है और आपको गाड़ी रोकनी है, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो आप गाड़ी नहीं रोक पाएंगे। तो इसलिए फ्रिक्शन की ज़रूरत हमें है। और कई बार हमें कोई चीज़ स्लाइड करनी होती है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है, अगर उसमें बार बार फ्रिक्शन आएगा तो आप चीज़ को आसानी से नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है भी और नहीं भी, तो डिपेंड करता है। तो दोनों है, जो फ्रिक्शन है वो भी और फ्रेंड भी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड। जब फ्रिक्शन जो है वो किसी तरल पदार्थ में आता है, किसी लिक्विड में आता है, तो उसको क्या कहते हैं? फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन या ड्रैग? तो बच्चों उसको ड्रैग कहते हैं। ड्रैग किस लिए कहते हैं? ड्रैग होता है किसी चीज़ का बहते हुए आना। तो फ्रिक्शन क्या होता है? जब किसी पानी के ऊपर आप अगर मिट्टी के ऊपर अगर आप पानी की धार बहाते हो तो पानी की जो स्पीड होती है वो कितनी भी तेज़ हो वो रुक जाती है, कम हो जाती है ना। तो उसमें जो फ्रिक्शन लगता है तो उसको क्या कहते हैं आप? ड्रैग। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टमक, हार्ट, लिरिंग्स, माउथ। ये तो आपका सिंपली क्लियर है। वॉइस बॉक्स है तो स्टमक नहीं हो सकता, हार्ट नहीं हो सकता, माउथ भी नहीं हो सकता, आपका है लिरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 है साउंड इज काइंड ऑफ वर्क, एनर्जी, फोर्स और प्रेशर। तो साउंड क्या है? साउंड एक वर्क है, काम है, एनर्जी है, फोर्स है या प्रेशर है? तो बच्चों ये एनर्जी है। साउंड जो है आपकी एनर्जी है। द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, लेस देन 20,000 हर्ट्स, मोर देन 20,000 हर्ट्स और 20 हर्ट्स टू 25,000 हर्ट्स। तो बच्चों जो हेयरिंग रेंज होती है एक मनुष्य के जो कान की जो ह्यूमन रेंज होती है, हेयरिंग रेंज जो होती है वो होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। तो आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो आवाज़ की जो पिच है उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, जो पिच होती है ना, कितनी ऊंची जा सकती है आवाज़, तो वो किससे पता चलती है? फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस। बच्चों वो फ्रीक्वेंसी से पता चलती है। कितनी फ्रीक्वेंसी है साउंड की, उससे पता चलेगा कि उसकी पिच कैसी है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वो द फ्रीक्वेंसी ऑफ सब सोनिक साउंड इज मोर देन 20 हर्ट्स, 100 हर्ट्स, लेस देन 20 हर्ट्स और मोर देन 20,000 हर्ट्स। तो इसका आंसर है आपका लेस देन 20 हर्ट्स। लेस देन 20 हर्ट्स होती है सबसोनिक साउंड। नॉर्मल साउंड होती है 20 to 20,000 और जो अल्ट्रासोनिक होती है वो 20,000
20 to 20,000 मोर देन 20,000 होती है, ठीक है, वो अल्ट्रासोनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोक्लिया इज अ पार्ट ऑफ हेयरिंग ऑर्गन, साउंड प्रोटेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन और एयर पोल्यूशन। तो बेटा जो कोक्लिया होता है ये आपकी ह्यूमन ईयर में पाया जाता है, जो आपका ईयर ड्रम होता है उसके पीछे एक आपका ऑर्गन पाया जाता है जिसे कोक्लिया कहते हैं। तो ये आपके कान में अवेलेबल होता है, इसलिए हेयर ऑर्गन कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशंस पर मिनट, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट, 600 वाइब्रेशंस पर मिनट। तो इसका आंसर है आपका 60 वाइब्रेशंस पर मिनट इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 8 है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू एयर, वाटर, एयर, वैक्यूम। इसका आंसर है आपका वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, इसीलिए जब भी स्पेस में होते हैं तो स्पेस में आप एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते क्योंकि साउंड ट्रैवल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9 है द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। साउंड जो ऑडिबल रेंज में होता है उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक, सोनिक, सबसोनिक और लाइट साउंड। लाइट साउंड नहीं होता है क्योंकि वो स्पेस में होता है, लाइट ईयर। सबसोनिक स्पीड होती है, सबसोनिक जो अब हम बताया था 20 हर्ट्ज से लेस होता है। सोनिक साउंड होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 जो हमारी हियरिंग रेंज के अंदर आता है, और अल्ट्रासोनिक होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो हमारे सुनने वाली रेंज कौन सी हुई? सोनिक साउंड। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, सोनिक साउंड। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 इन 4 सेकेंड्स, फाइंड टाइम पीरियड। वो कह रहा है कि एक पेंडुलम 20 टाइम ऑसिलेट करता है 4 सेकंड में। जब वो 4 सेकंड में 20 बार ऑसिलेट करेगा तो एक टाइम पीरियड उसका पता है। तो टाइम पीरियड आपका क्या होता है कि आप टाइम इज इक्वल टू द टाइम्स ऑफ पेंडुलम ऑसिलेटिंग। तो 4/20 करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 0.2 सेकेंड्स। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 0.2 सेकेंड्स में एक बार ऑसिलेट करता है। चैप्टर नंबर 14 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डिस्टिल्ड वाटर, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट। तो आपका डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो ए, ऑप्शन ए, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? शुगर सोल्यूशन, विनेगर सोल्यूशन, लेमन जूस सोल्यूशन और कास्टिक सोडा सोल्यूशन। कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता? वो है आपका शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हर तरह का इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। सही है ना ये आंसर? प्लीज सब गुड, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बोथ ए एंड बी। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा? डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर? ब्रिक, स्टील, प्लास्टिक, कॉटन। तो स्टील, किसी भी तरह का मेटल होगा वो मेटल सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको पॉलीथीन क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, बोथ ए एंड बी। तो बेटा जो पॉलीथीन है वो आपका एक इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ऑप्शन है आपका सही, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉपर इज गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो कॉपर जो है आपका एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है वेस्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द नियर बाय रिवर, आसपास की नदी में फेंक दें, इन द नियर बाय पॉइंट तालाब में फेंक दें, इन द नियर बाय कॉर्नफील्ड खेत में फेंक दें, या फिर अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज। ऑब्वियसली ये आंसर बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री में से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज की बताई गई गाइडलाइंस के अनुसार ही डिस्पोज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रोलाइट इज अ मेटल, अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट, अ नॉन मेटल और नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रोलाइट बेटा एक लिक्विड होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पास हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके चैप्टर नंबर 14। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 15। उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली बाय फ्रिक्शन। तो मतलब ये कि ये कह रहा है कि फ्रिक्शन का यूज करते हुए आप किस चीज को आसानी से चेंज नहीं कर सकते? प्लास्टिक स्केल, कॉपर रॉड, इन्फ्लेटेड बलून और वुलन क्लॉथ।
इसमें से सबसे मजबूत चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है? बलून मजबूत है, क्लॉथ मजबूत है, रॉड या स्केल? सबसे मजबूत क्या है? कॉपर रॉड। तो इसलिए इस पर फ्रिक्शन लगाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसलिए इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता फ्रिक्शन के यूज़ से। वो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, मतलब कि जब एक ग्लास रॉड को एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ यानी कि सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होता है? वो कहता है द रॉड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज, रॉड पॉजिटिव चार्ज होती है जबकि क्लॉथ नेगेटिव चार्ज होता है। रॉड एंड क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। या फिर रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ बिकम पॉजिटिवली चार्ज, रॉड नेगेटिव चार्ज होती है बल्कि क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका सही आंसर है आपका बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। वो कह रहा है कि जब जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, वो जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको बच्चों उसको कहते हैं अर्थिंग। उसे लाइटनिंग नहीं कहते, ऑसिलेशन मोशन नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कहते हैं, उसे अर्थिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड। जो कह रहा है कि अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप जब आता है, तो उसको आप जब मापते हैं तो उसको कौन से स्केल में मापा जाता है? आपके इसके ऑप्शन है सीस्मिक स्केल, आयरन स्केल, रिक्टर स्केल, लार्ज स्केल। आपने कई जगह न्यूज़ में कई बार सुना होगा भूकंप हमेशा रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? रिक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। अब वो कह रहा है कि उसको स्केल मापने के लिए तो रिक्टर स्केल हो गया, लेकिन ऐसा यंत्र कौन सा है, ऐसी मशीन कौन सी है जिसके द्वारा अर्थक्वेक को मापा जा सकता है? वो है आपकी रिक्टर स्केल नहीं है, सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं उसे? सीस्मोग्राफ। तो ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। वो कह रहा है कौन सा इसमें से नेचुरल नहीं है, यानी कि मानव निर्मित नहीं है। अर्थक्वेक अपने आप आता है, मानव निर्मित नहीं है। साइक्लोन्स भी अपने आप आते हैं, लाइटनिंग भी अपने आप होती है, लेकिन अर्थिंग जो है वो मानव निर्मित होती है, इसलिए उसे नेचुरल फिनोमिना नहीं कहते। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ऑप्शन है इसके 2, 1, 3, 4। तो बच्चों जो चार्जेस होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। कोई भी चीज़ या तो नेगेटिव चार्ज होगी या पॉजिटिव चार्ज होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है सही? A2। क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर इज द लाइटनिंग रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। वो कह रहा है कि किसी बिल्डिंग को बिजली गिरने से बचाने के लिए उसकी जो लाइटनिंग रॉड है वो कहाँ पर अटैच की जाती है? ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की छत पे, ऑन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग में सबसे नीचे, इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बीच में, या ऑल ऑफ दिस, सब जगह? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हमेशा बिल्डिंग के टॉप पे फिक्स की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज। वो कह रहा है कि जब भी बिजली कड़कती है, बिजली किसके बाद कड़कती है? अ थंडर, गड़गड़ाहट के बाद, रेनपोर बारिश के बाद, इजीएस्ट पाथ आसान रास्ते के बाद, या स्ट्रेट पाथ सीधे रास्ते से। लाइटनिंग जब भी आपने देखा होगा, जब बारिश आने से पहले, एक तो बिजली हमेशा बारिश आने से पहले गरजती है, लेकिन उससे भी पहले क्या होता है? थंडर। पहले थंडर होता है, देन लाइटनिंग, देन बारिश। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सुनामी मीन्स। सुनामी का मतलब क्या है? अर्थक्वेक, फ्लड्स, अर्थक्वेक अंडर द सी, इरप्शन ऑफ वोल्केनो इन द सी। कह रहा है भूकंप, बाढ़, अर्थक्वेक जो समुद्र के अंदर आता है, या फिर ज्वालामुखी का फटना। तो बच्चों जो सुनामी होती है ना, सुनामी का मतलब होता है जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है ना, बाहर वाला भूकंप नहीं, जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं। तो इसका आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ सरफेस। जो ऐसी वेव्स जो पृथ्वी की सरफेस पे प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, उनको क्या कहते हैं? सीस्मिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो उसे कहते हैं सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स जो होती हैं अर्थ के क्रस्ट पर, अर्थ के जो सरफेस होता है उस पर बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एम्बर इज अ मेटल, रबर, रेजिन एंड शुगर। बच्चों एम्बर जो होता है वो रेजिन होता है, आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्बर इज अ रेजिन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशंस, नेवर। वो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या हमेशा बराबर होता है? कभी कभी बराबर होता है, किसी स्पेशल कंडीशंस में बराबर होता है, कभी बराबर नहीं होता। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज
कैसी बनती है? वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल एट द सर्फेस ऑफ द मिरर एंड एनलार्ज्ड, रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है स्मूथ शाइनिंग सरफेस, एक चमकदार सरफेस है विच रिबाउंड्स द लाइट बैक इन द सेम और इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो कहता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है उसी डायरेक्शन में या फिर दूसरी डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं? अ मिरर, अ लेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा उसको कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं उसे? मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। वो कह रहा है कि जो कोई भी जो प्रकाश की किरण होती है या बीम ऑफ लाइट होती है वो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जब रिफ्लेक्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं? कौन सी रे होती है वो जो रिफ्लेक्ट करती है? रिफ्लेक्टिंग रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे। तो बच्चों उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। आपका ऑप्शन सही है, इंसिडेंट रे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड। जो 7 कलर्स का बैंड होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम। विबग्योर नहीं कहते, विबग्योर आप रेनबो को कहते हो। रेनबो में होता है 7 कलर्स का जो बैंड होता है, ये ध्यान रखो, बैंड जो होता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रंट बाल्ज्ड पार्ट ऑफ आई बॉल। जो आपका सामने वाला जो पार्ट होता है आंख का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों कॉर्निया। कोराइड नहीं कहते हैं, प्यूपिल भी नहीं कहते हैं, रेटिना भी नहीं कहते हैं। रेटिना आपका आंख का पीछे का पार्ट होता है और प्यूपिल आपका जो कैमरा लेंस होता है उसके अंदर छोटा सा काला रंग का होता है ना, वो होता है प्यूपिल। कॉर्निया इज योर फ्रंट bulged part of the eyeball. Question number 7 is which one of the following statements is correct regarding rods and cones in the human eye? आंखों में जो rods and cones होती हैं उनके बारे में कौन सी बात जो है वो सही है? Cones are sensitive to dim light, cones are sensitive to bright light, rods are sensitive to bright light और rods can sense color। तो इसका आंसर है आपका सही ऑप्शन नंबर बी, cones are sensitive to bright light। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड एज आई इज इक्वल टू आर, आई इज लेस देन आर, आई इज ग्रेटर देन आर और नो डेफिनेट रिलेशन। तो बेटा हम पहले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं आपका जो देखो ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ऑलवेज इज इक्वल। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा ऑटोमेटिकली? आई इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज अ बैक व्यू मिरर। वो कह रहा है कि एज अ बैक व्यू मिरर आप कौन से मिरर को यूज करते हो? प्लेन मिरर, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और एनी ऑफ दिस। तो बेटा हम कॉन्वेक्स को यूज करेंगे। कॉन्वेक्स को हम क्यों यूज करते हैं? कॉन्वेक्स को यूज करने से क्या होता है कि कॉन्वेक्स में आपको चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। तो जब आप बैक व्यू मिरर में कॉन्वेक्स यूज करते हो तो कॉन्वेक्स में आपको चीजें बड़ी और पास दिखाई देती हैं, तो जिससे आप एक सेफ डिस्टेंस बनाकर अपनी गाड़ी से रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट। जो विजुअली इम्पेयर्ड जो देख नहीं सकते हैं वो कौन सी तरीका यूज करके पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक राइटर नहीं, डिजिटल पेन्स नहीं, ब्रेल सिस्टम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही है, ब्रेल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। जो कैमरा से इमेज बनती है और सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल एंड रियल, रियल एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड रियल। तो बेटा इसका आंसर है रियल। तो कैमरा से जो इमेज बनती है नॉर्मली वो रियल बनती है और सिंपल माइक्रोस्कोप से वर्चुअल बनती है। वो कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। वो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे से 90 डिग्री के एंगल पे है। तो इसका आंसर आपका बनेगा 45 डिग्रीज। आपका चैप्टर 16 भी खत्म हो गया है। चैप्टर 17 को ले लेते हैं। चैप्टर 17 के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। इनमें से क्या हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? एन एस्टेरॉइड, अ सैटेलाइट, अ कॉन्स्टेलेशन और अ कॉमेट। बेटा कॉन्स्टेलेशन जो होता है, कॉन्स्टेलेशन क्योंकि स्टार्स का होता है इसलिए कॉन्स्टेलेशन हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। वो कह रहा है कि हमारा जो सन है, हमारा जो सूर्य है, हमारी जो सौर मंडल है, उसका कौन सा इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसका पार्ट नहीं है? सीरियस, मर्क्यूरी, सैटर्न, अर्थ। मर्क्यूरी, सैटर्न, अर्थ आप जानते हो आप सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, लेकिन सीरियस जो है एक स्टार होता है इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज फेजेस ऑफ द मून अकर। वो कह रहा है कि जो मून के फेजेस होते हैं, मून घटता बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है? वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ अ मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस। क्योंकि हम वही पार्ट देख पाते हैं मून का जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग। वो कह रहा है कि हमारा जो मून से डिस्टेंस है वो लगातार बदलता रहता है।
तीसरा ऑप्शन है द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ मून सर्विस। वो कह रहा है कि जो पृथ्वी की जो छाया है वो केवल चांद का एक पार्ट कवर करती है। और डी ऑप्शन है द थिकनेस ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट। वो कह रहा है कि जो मून का जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती, बदलती रहती है। इसमें से सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि हम मून के सिर्फ उसी पार्ट को देख पाते हैं जो हमारी तरफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। ये कह रहा है इनमें से कौन सोलर सिस्टम की फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। प्लैनेट, गैलेक्सी, मीटियोर्स, कॉमेट। तो बेटा मीटियोर, कॉमेट, प्लैनेट सब होते हैं एक सोलर सिस्टम में, गैलेक्सी नहीं होती। गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम होता है, आपको पता है ना, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम के अंदर गैलेक्सी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द हेलीज कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी 76 मंथ्स, 76 ईयर्स, 56 मंथ्स और 56 ईयर्स। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 76 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है अर्सा मेजर। What is a Ursa Major? Ursa Major is a star constellation seen only with telescope or satellite. Ursa Major is a constellation. Is a constellation. Question number 7 है which planet has the largest number of satellites? किस planet के पास largest number of satellites हैं? Jupiter, Saturn, Mercury, Mars. तो आंसर है आपका सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। वो कह रहा है कि स्पेस में जब हम डिस्टेंस में मेजर करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं। लीप ईयर, लाइट ईयर, सेंचुरी और साउंड ईयर। तो इसका आंसर है आपका लाइट ईयर। जब हमें एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट करना होता है, डिस्टेंस नापना होता है, तो हम लाइट ईयर में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है द स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप। जो हमें जानी पहचानी शेप, जो स्टार्स जो हैं वो जानी पहचानी शेप बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं। ए कॉन्स्टिलेशन, बी सिस्टम, सी गैलेक्सी, डी एस्टेरॉइड्स। तो बेटा इसका आंसर है आपका ए कॉन्स्टिलेशन। जो भी तारे को कोई भी फॉर्मेशन बनाते हैं उनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विच स्टार इज नियरेस्ट टू अर्थ। कौन सा ऐसा स्टार है, कौन सा ऐसा तारा है जो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास है। ए पोल स्टार, बी ओरायन, सी कैसोपिया, डी सन। तो बेटा सन इसका आंसर, क्योंकि आपके सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है और सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है, इसलिए अर्थ के सबसे पास का तारा कौन सा हुआ, सन। क्वेश्चन नंबर 11 है हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में बहुत बड़ा एलिप्टिकल एलिप्स बनाकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं। कॉमेट, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स। तो बेटा उनको कहते हैं कॉमेट। क्वेश्चन नंबर 12 विच स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं। सैटेलाइट्स नहीं कहते हैं, कॉमेट्स नहीं कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, एस्टेरॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वीनस, मार्स, जुपिटर, मर्करी। इसका आंसर है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए वीनस। चैप्टर नंबर 18 आ जाता है बच्चों, आपका लास्ट चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका विच गैस इज द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। कौन सी गैस आपकी मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर है, यानी कि सबसे ज़्यादा हवा को पॉल्यूट करने वाली कौन सी एयर है। कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। नाइट्रो प्रदूषण फैलता है, ये मीथेन भी पॉल्यूटेड गैस होती है इन सर्टन कंडीशंस। नाइट्रोजन जो ऐसी है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये तीनों गैसेस कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसका 85% मेजर जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च। 1980, 1984, 1982, 1985। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी 1985। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका what radiations are absorbed by CO2। जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन सी रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। अल्ट्रा रेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और नन ऑफ दिस। इसका आंसर है आपका इंफ्रारेड रेडिएशंस। वो कह रहा है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनका जो धुआं निकलता है, उनके धुएं में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। लेड, कैल्शियम, क्रोमियम या मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है आपका ए
लेड उनके अंदर मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, वो कह रहा है कि मार्बल कैंसर किस वजह से होता है, सॉइल पार्टिकल्स, फॉग, CFCs और एसिड रेन। तो इसका आंसर है आपका एसिड रेन। मार्बल कैंसर एसिड रेन की वजह से होता है। पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन एयर आर कॉल्ड, जो कह रहा है कि सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो हवा के अंदर घूमते रहते हैं, बहुत ही महीन होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, बहुत ही महीन होते हैं पर हवा में होते हैं मौजूद, उनको क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स, एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स और एरोसोल्स। तो बच्चों उनको एरोसोल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज लाइकली टू अफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, वो कह रहा है कि किस टाइप का पोल्यूशन है जिसने सबसे ज़्यादा ताजमहल जो आगरा में है उसको अफेक्ट किया है। इसका आंसर है बच्चों सॉइल पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन नहीं है, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है। इसका आंसर है आपका ए, एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड, वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा जब कोयला या पेट्रोलियम जलाया जाता है उससे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका भोपाल ट्रेजेडी किस वजह से हुई थी, एयर पोल्यूशन, एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस, वाटर पोल्यूशन, लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस। तो बेटा भोपाल ट्रेजेडी की वजह थी जब पॉइजनस गैस जो है वो लीक हो गई थी। तो यहाँ आपके 18 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, पूरे हमने 11 to 18 चैप्टर कवर कर लिए हैं। इसमें आपको इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से अच्छा पेपर में